Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about nutrient cycle, that is carbon cycle and phosphorus cycle, and in last we will discuss about ecological services. Now first we are going to discuss nutrient cycling, which is also known as biogeochemical cycle. अब न्यूट्रिएंट जो हैं उनकी साइक्लिंग की प्रोसेस क्यों होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक तो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। आप कोई भी इकोसिस्टम या फिर कोई भी एनवायरनमेंट ले लो, वहाँ पे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही प्रेजेंट है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर मेनली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन and for the body function of organism, and these nutrients are required by all the categories of organism, which includes producers, herbivores, carnivorous, decomposers, etc. हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए और वो उसकी एनवायरनमेंट में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें अपटेक करता है। तो अगर कंटिन्यूसली हम एनवायरनमेंट में से सिर्फ न्यूट्रिएंट कंज्यूम ही करते हैं, एनवायरनमेंट में अगर न्यूट्रिएंट वापस नहीं आते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि एनवायरनमेंट या फिर वो जो इकोसिस्टम है वहाँ पे कोई न्यूट्रिएंट ही नहीं होंगे। सो फॉर दी कंटिन्यूस और कांस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट द साइक्लिंग शुड हैव टू डन। तो यहाँ पे क्या है, द साइक्लिंग पाथवे थ्रू विच न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल फ्रॉम एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड रिटर्न टू द एनवायरनमेंट, एंड दिस हैपेंस रेगुलरली एंड कंटिन्यूसली। सो दिस इज नोन एज न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब यहाँ पे हम इसे बायोजियोकेमिकल साइकिल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग की प्रोसेस है उसमें ऑर्गेनिज्म यानी कि बायो जो है वो भी इन्वॉल्व है और जो जियो है यानी कि इसमें हम सॉइल्स, रॉक्स, वाटर एक्सेट्रा इंक्लूड कर रहे हैं, और केमिकल्स लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो इन सारे की बायो और जियो इन दोनों की हेल्प से जो साइक्लिंग की प्रोसेस होती है, तो इस तरह से हम इसे बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल, यानी कि ऐसी साइकिल जो बायो, जियो और केमिकल इन तीनों के थ्रू रन होती है। और अब हम बात करें न्यूट्रिएंट साइकिल की टाइप की, तो मेनली जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो दो टाइप्स की होती हैं। एक है गैसियस साइकिल्स और सेकंड है सेडिमेंट्री साइकिल। तो अब गैसियस साइकिल का मतलब क्या है, तो गैसियस यानी कि जो रिजर्वियर है, यानी कि जो उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का जो कोई एक मेन सोर्स है वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल हम बात करें कार्बन या फिर नाइट्रोजन की, तो मेनली ये कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में एज ए CO2 गैस प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में N2 गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है। यानी कि कार्बन का जो मेन सोर्स है या फिर जो मेन रिजर्वियर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो नाइट्रोजन का रिजर्वियर है वो है N2, और ये दोनों जो है वो एनवायरनमेंट में गैस के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो हम ये जो कार्बन और नाइट्रोजन का साइकिल है या फिर आप ऑक्सीजन भी ले लो, तो इनका जो मेन रिजर्वियर है वो गैसियस फॉर्म में होने की वजह से हम इनकी साइकिल को गैसियस साइकिल बोलते हैं। देन सेकेंड टाइप इज सेडिमेंट्री, यानी कि जिनका रिजर्वियर जो है वो एटमॉस्फेयर में
सेडिमेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो, यानी कि वो मेनली सॉइल के अंदर एज ए सेडिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो ये दोनों न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सेडिमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं और इसकी वजह से इनकी जो साइकिल है उसे हम बोलते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। अब यहाँ पे ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे सॉइल में कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट, यानी कि द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट दैट इज प्रेजेंट इन दी सॉइल एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग स्टेट। बिकॉज यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है वो प्लांट की ग्रोथ पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। सो अगर हम चाहते हैं कि प्लांट्स जो है उनकी अच्छे से ग्रोथ हो तो उनकी ग्रोथ के लिए जो भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है वो एग्जैक्ट अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं साइकिल और इसमें हम फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं कार्बन साइकिल। नाउ हमें पता है हमारी बॉडी में जितना भी हमारी बॉडी का ड्राई वेट है उसमें से अराउंड जो 49% ड्राई वेट है वो कार्बन के कॉन्स्टिट्यूट का ही है, यानी कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो हमारी बॉडी के टोटल ड्राई वेट से अराउंड 49% जो वेट है वो इन कार्बन कॉन्स्टिट्यूट्स की वजह से है। अब ये कार्बन जो है वो हमारी बॉडी में कौन कौन से फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है? सो इट मे बी इन प्रेजेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन आवर डीएनए, इन प्रोटीन, इन लिपिड। तो ये सारे जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है वो हमारे या फिर हर एक जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे अगर हम कार्बन का जो मेन सोर्स है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो उसे काउंट करते हैं और जो ओशियन की अगर हम बात करें तो जितना भी टोटल कार्बन है उसमें से अराउंड जो 71% है वो ओशियन में डिज़ोल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। सो इस तरह से एटमॉस्फेयर जो है उसमें कार्बन का लेवल जो है वो कंट्रोल में रहता है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर में या फिर हमारे सराउंडिंग जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होगा और उसकी वजह से जो नेचुरली रनिंग इकोसिस्टम है उस पर डायरेक्टली अफेक्ट होगा। सो मेनली कार्बन अकर्स एज ए कार्बन डाइऑक्साइड इन दी atmosphere, and other sources of these carbons are graphite and diamond, which is also found in nature. And carbon is the example of gaseous type of biogeochemical cycle, because यहाँ पे जो कार्बन का रिजर्वियर है वो गैसियस फॉर्म है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। अब यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेनली 4×10⁻13 kg कार्बन जो है वो मेनली फोटोसिंथेसिस जो है उससे फिक्स होता है पर ईयर, यानी कि पर ईयर बायोस्फीयर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें से 4×10⁻13 kg जो कार्बन है वो मेनली फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से फिक्स होता है। और अगर हम बात करें कि ये कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में वापस कैसे आता है, यानी कि सोर्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट मेनली इंक्लूड्स रेस्पिरेशन, यानी कि प्लांट्स और एनिमल जो रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, मेनली O2 अपटेक होता है और CO2 जो है वो रिलीज़ होता है। तो ये जो रेस्पिरेशन से CO2 रिलीज़ होता है
वो एटमॉस्फेयर में ऐड होता है। देन जो ऑटो फैक्ट्री का इमिशंस होता है और व्हीकल के जो फॉक्स होते हैं उसमें से जो भी गैसेस रिलीज होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है एज अ वन ऑफ द मेजर गैस प्रेजेंट। तो उस धुएं में से जो भी गैसेस निकलता है उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो भी एज अ सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऐड करता है। देन जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है यानी कि प्लांट और एनिमल के ऐसे पार्ट्स जो डेड है उनकी बॉडी में जो भी कार्बन है वो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, वो मेनली डीकम्पोजिशन की प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ साथ बहुत और भी गैसेस रिलीज़ करते हैं। तो इसकी वजह से आपने नोट किया होगा कि ऐसे बहुत सारे गैसेस प्रोड्यूस होने की वजह से जहाँ पे डीकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है वहाँ पे बहुत ही बैड स्मेल आती है, क्योंकि उस डीकम्पोजिशन की प्रोसेस में बहुत सारे गैसेस प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सारे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसमें से जो कार्बन रिलीज़ होता है वो मेनली फॉसिल फ्यूल बनाने में काम आता है, जिसे हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कार्बन जो है वो एटमॉस्फेयर में ऐड होता रहता है। और दूसरे कुछ सोर्सेस है जैसे कि बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर, कंबस्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फॉसिल फ्यूल, वॉल्केनिक एक्टिविटी। ये ऐसे कुछ सोर्स हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनका अमाउंट बढ़ता रहता है। और ये कार्बन जो है वो वापस से ऑर्गेनिजम्स में एंटर कैसे होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स जो है वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उसे यूटिलाइज करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ फूड इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो फोटोसिंथेसिस में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स जनरेट होते हैं तो उनके लिए कार्बन जो है वो कंपलसरी चाहिए। तो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स में फिक्स होता है, और इन प्लांट को जब एनिमल्स कंज्यूम करते हैं तो ये कार्बन जो है वो एनिमल की बॉडी में एंटर होता रहता है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसकी साइकिल कंटिन्यूसली चलती रहती है। नाउ वी आर डिस्कसिंग फॉस्फोरस साइकिल। तो फॉस्फोरस साइकिल जो है वो एक तरह की सेडिमेंट्री साइकिल है, क्योंकि इसका जो मेन सोर्स है वो है रॉक्स और सेडिमेंट्स। अब ये फॉस्फोरस जो है वो हमारी बॉडी में क्यों चाहिए, तो फॉस्फोरस जो है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक की एलिमेंट, क्योंकि वो मेनली जो पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड ऐसा न्यूक्लिक एसिड चाहिए। तो उस न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन के लिए कंपलसरी फॉस्फेट चाहिए। उसके अलावा फॉस्फोरस इज एन असेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द सेल मेम्ब्रेन, phospholipid, NADPH, then in our bones, teeth, then in generation of one of the most important compound, that is ATP. So for this generation of all this compound, the presence of phosphorus is very necessary. अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं जिनमें शेल्स भी होती है, यानी कि उनकी बॉडी के बाहर जो एक शेल होती है उसके जनरेशन के लिए भी फॉस्फोरस चाहिए। अब हम एनवायरनमेंट में फॉस्फोरस का एक मेन रिजर्वियर की बात करें तो वो है मेनली इनसॉल्युबल फेरिक एंड कैल्शियम फॉस्फेट इन रॉक्स, यानी कि रॉक्स में वो फेरिक एंड कैल्शियम फॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोरस जो है वो मेनली सॉइल में
वेरी माइन्यूट क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। उसकी वजह से फॉस्फोरस जो है वो एज अ फर्टिलाइज़र भी फार्मर्स जो है वो सॉइल में ऐड करते रहते हैं। सो इन मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर। तो अब यहाँ पे ये लिमिटिंग फैक्टर क्यों है? तो क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो सेडिमेंट्स या फिर रॉक्स में प्रेजेंट है और ऐसे बहुत ही कम माइक्रोब्स है जैसे कि फंगस, तो वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर एंजाइम्स और एसिड जो है वो लिबरेट करते हैं। तो वो एसिड और एंजाइम्स की वजह से जो रॉक्स हैं उनमें वेदरिंग की प्रोसेस होती है और उसकी वजह से फॉस्फोरस जो है वो इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट वो सॉइल में रिलीज होता है। तो हमने आगे बात की थी कि फंगस जो है वो और जो हायर प्लांट्स हैं उनके जो रूट्स हैं उनके बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, तो उसमें क्या होता है, ये फंगस जो है वो क्या करते हैं, तो कुछ एसिड्स रिलीज़ करते हैं जो रॉक्स में वेदरिंग की प्रोसेस करते हैं और उसकी वजह से फॉस्फोरस जो है वो सेडिमेंट्स में से रिलीज होके इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट और इन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फोरस कंपाउंड वो सॉइल में रिलीज होता है। अब ये जो फॉस्फोरस है वो मेनली प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। तो अब ये जो फॉस्फेट है वो प्लांट में एंटर होते हैं और इन प्लांट को जब कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं तो ये फॉस्फोरस उनकी बॉडी में भी एंटर होता है और ये सारे ऑर्गेनिज्म यानी कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जब उनकी डेथ हो जाती है तो वापस से उनकी बॉडी में जो भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है वो वापस से सॉइल में ऐड होता है और वापस से वो सेडिमेंट्स के फॉर्म में कलेक्ट होता रहता है। अब इसमें से कुछ अमाउंट जो है फॉस्फोरस का वो वाटर में भी डिज़ोल्व होता है। सो सम ऑफ दिस फॉस्फोरस इज ऑल्सो यूज्ड बाय फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन और उनमें से वो फिशिस की बॉडी में एंटर होता है और ये फिशिस जब बर्ड्स के थ्रू कंज्यूम होती है तो इस तरह से फॉस्फोरस जो है वो एक ऑर्गेनिज्म में से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एंटर होता रहता है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस जो है उसके मेजर सोर्स की बात करें तो एक है रॉक्स और सेडिमेंट्स, देन सेकंड है फर्टिलाइज़र और थर्ड है जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स यानी कि जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो फॉस्फोरस का मेजर सोर्स है। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर में फॉस्फोरस की साइकिल जो है वो कंटिन्यूसली होती रहती है। तो ये हमने दो साइकिल डिस्कस की, कार्बन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल। अब ये पूरी जो इकोसिस्टम की हमने बात की वो इकोसिस्टम जो है वो बहुत सारे मेजर फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करती हैं, यानी कि हर एक इकोसिस्टम में हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। जैसे कि अगर हम फॉरेस्ट की इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें से हमें प्योरीफाइड एयर जो है वो कंटिन्यूसली मिलती रहती है और प्योरीफाई एयर जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही अच्छी है। उसकी वजह से यानी कि जो प्लांट्स हैं उनकी वजह से रेन भी बहुत अच्छी होती है, तो उसकी वजह से वाटर जो है उसका लेवल भी बढ़ता रहता है। उसके अलावा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी इकोसिस्टम हेल्प करते हैं। देन पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो प्लांट्स में पॉलिनेशन की प्रोसेस करते हैं। उसके अलावा बहुत ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो इकोसिस्टम में स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। तो उनकी वजह तो इस तरह से इकोसिस्टम जो है वो न्यूट्रिएंट रिजर्वियर के लिए भी
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन वो माइटिगेट ड्रॉट्स और फ्लड्स जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड हिज कलीग, दे ट्राइड टू पुट दी टैग ऑन नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विसेज, यानी कि इकोसिस्टम जो है वो ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो लाइफ को सपोर्ट कर सके। तो उन्होंने उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक ऐसा एस्टिमेशन किया जिसके अकॉर्डिंग अगर हम ये सारी जो नेचुरल सर्विसेज हैं उसकी कॉस्ट लगाएं तो वो है अराउंड 33 ट्रिलियन US डॉलर। ये उनकी टोटल वैल्यू है। और जो अगर हम पूरे वर्ल्ड की ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करें, यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड जो है उसमें हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं पर ईयर, तो वो है ओनली 18 ट्रिलियन US डॉलर। यानी कि हमारी अगर हम पूरी इनकम भी लगा दें तब भी जो नेचर से हमें सर्विसेज मिल रही है उसका कॉस्ट हम नहीं दे सकते। उसके अलावा सॉइल जो है वो भी इकोसिस्टम का एक पार्ट है। तो ये सॉइल जो है वो मेनली रिक्रिएशन, यानी कि कोई भी मेनली लिविंग फॉर्म जो है वो मेनली डिपेंड होता है प्लांट्स पे, और प्लांट्स जो है उनकी ग्रोथ के लिए मेन नीडेड स्ट्रक्चर जो है वो है सॉइल। देन उसके अलावा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए भी सॉइल इज़ वन ऑफ द मेजर इम्पॉर्टेंट सोर्स, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो मेनली डायरेक्टली ऐड होते हैं सॉइल में, और सॉइल में से वो जाते हैं प्लांट्स में, और प्लांट्स में से ऑर्गेनिज्म में। तो इस तरह से जो न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग होती है उस साइक्लिंग के लिए भी जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के कुछ डिफाइंड सर्विसेज जो हैं जो सिर्फ हमें इकोसिस्टम में से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, उसके लिए हमें कोई कॉस्ट पे नहीं करना होता। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। ये आपका आज का होमवर्क